सो गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, बट आप लोग को पता है लास्ट क्लास में हम लोग को बताए थे। देखो, सिलेबस में है इसलिए मत पढ़ो, मेरा ये कभी भी मोटो नहीं रहा, चाहे वो जीएसटी हो, एडवांस टैक्स, एडवांस अकाउंट्स हो, व्हाटएवर जो भी। जब भी कोई चीज पढ़ो तो उसके पहले पूछो कि सर क्यों पढ़ेंगे। दोपहर का 12:30 बजे का टाइम में हम लोग अपना नींद या जो भी और टास्क को सैक्रिफाइस करके क्यों पढ़ेंगे। ऐसे जबरदस्ती डाल दिया इसलिए कि पढ़ने से कुछ फायदा होगा। तो जब तक फायदा ना समझ में आए तब तक वो फील नहीं आता, ऐसा मेरा मानना है। तो पहले मैं आप लोग को ये समझाऊंगा रेसिडेंशियल क्यों पढ़ना है हम लोग को, देन पढ़ेंगे ये क्या है। ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो। आज इंडिया में हम लोग का क्या खाली इंडियंस इनकम करते कि बाहर वाला भी करते हैं? क्या फेसबुक को इंडिया से इनकम होता है? सबका होता है, गूगल का होता है, फेसबुक का होता है, एप्पल का होता है, सैमसंग का होता है। सवाल ये उठ रहा है कि सर चलिए, जो लोग देसी है, देसी समझते हो ना, हम लोग आप लोग जो लोग फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जो लोग देसी है वो लोग के पास तो ऑप्शन है नहीं, टैक्स सही पे दे देंगे। लेकिन दिक्कत है कि सर जिन लोग का फिर भी दिल है एनआरआई, कहा था ना ओम शांति मूवी में शाहरुख खान को नॉमिनेशन फिल्म, ठीक है, तो एनआरआई में तो समझता ना, नॉन रेसिडेंट इंडिया, जो इंडिया में रेसिडेंट है ही नहीं, वो अगर इंडिया में कुछ इनकम कर ले तो क्या उसको भी इंडिया को टैक्स देना पड़ेगा? ये क्वेश्चन है। अक्षय कुमार रेसिडेंट नहीं है कौन बोला है? भाई सिटीजन का बात नहीं कर रहा हूं मैं, चीज को पहले समझो। बात हो रहा है रेसिडेंट का, और रेसिडेंट प्रूव करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का कोई कंडीशंस नहीं है। और ये रूल बनाया इनकम टैक्स वालों ने, संविधान का नहीं है ये। आप इंडिया का सिटीजन हो, आप इंडिया का वोटिंग राइट से फॉलो एनआरसी एनपीआर। लास्ट ईयर बहुत हंगामा हुआ था जिसको लेकर। तो एनआरसी एनपीआर में सारा रूल्स लिखा हुआ है कि इंडिया में आपको रेसिडेंट आई मीन सॉरी सिटीजन होने के लिए व्हाट विल बी द कंडीशंस। कभी टाइम फुर्सत मिले तो डाउनलोड करो, गवर्नमेंट ऑफिस साइट से पढ़ पाओगे एनआरसी एनपीआर रूल में क्या या सीए रूल में क्या लिखा हुआ है। तो वो चीज हम लोग पढ़ने वाला है नहीं आज, हम लोग सिंपली इनकम टैक्स की नजर से पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में कौन रेसिडेंट है, कौन नॉन रेसिडेंट है। अच्छा, आईपीएल चलो इस बार तो बाहर हुआ बिकॉज ऑफ द कोविड एंड ऑल दैट, पर हर साल तो ऐसा नहीं होता है। ये जो क्रिस गेल वेस्ट इंडीज में कम, इंडिया में ज्यादा दिखता है। डोएन ब्रावो तो चेन्नई में अपना बिजनेस भी खोल लिया, और शुरू से तो ब्रावो चेन्नई भी खेलता है ना। तो चेन्नई में भाई साहब का बहुत बिजनेस भी हो चुका है। एक बार जिम भी ओपन किया था धोनी के साथ, पार्टनरशिप कोलैबोरेशन करके। रियलिटी में हुआ है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हुआ है। भाई साहब को बहुत सारा का इन्विटेशन भी आता है। एक बार देख रहा था कि साउथ इंडियन कोई फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, शायद तमिल का या तेलुगु का चल रहा था, तो भाई साहब वहाँ पे गेस्ट था। तो क्या समझ में आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या समझ पा रहे हैं उस लोकल लैंग्वेज। जो भी था, भाई साहब गेस्ट बना रहे, मजा ले रहा था। ठीक है, तो सर ये लोग तो दिल्ली है, हिंदुस्तानी नहीं है ना, है तो बाहर का, बट इंडिया से भरपूर इनकम करते हैं, चाहे वो आईपीएल हो या दूसरा कोई टास्क हो एंड ऑल दैट। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये लोग जो पैसा इंडिया से अर्न कर रहा है, क्या इंडियन गवर्नमेंट जाके बोल सकता है क्रिस गेल को बहुत अच्छा सिक्सर आप मारते हो बट टैक्स भी दे दो इंडिया को? तो उस टाइम पे गिल क्या करेगा, टैक्स देगा कि नहीं देगा? दैट इज द क्वेश्चन। तो ये सारा सवाल का जो जवाब है, ये सारा सवाल का जवाब है, ये जवाब देगा हम लोग का स्टेटस। ठीक है, excuse me guys, just a minute.
ओके गाइस, सारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, सुनो। अच्छा, प्लीज प्लीज कंफर्म सुन लो, सुन लो। पहले बात मैं फिर से बता रहा हूँ, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या बोला, ठंड लग रहा है? ठंड लग रहा है? आ रहा है एसी का हवा? एसी का हवा आ रहा है? क्या बात कर रहा है यार, सामने आ जाओ, इधर आ जाओ। यार उसी से हवा आ भी रहा है। थैंक यू यार ये कंफर्म करने के लिए यार। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, हाँ बंद मत करो, इधर आ जाओ, ठीक है यार, इतना लोग है, सफोकेशन हो जाएगा। अच्छा गाइस सुनो, और एक एग्जांपल, वो तुम्हारा वाला एग्जांपल भी दे रहा हूँ। गाइस प्लीज शांत हो जाओ, सुनो। मुन तो सुनो। ऐसे इंडिया के बहुत सारे, वो जो क्वेश्चन सूरज गलत नहीं पूछा, क्वेश्चन ठीक ही था। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर, सचिन सर अभी तो चलो खेल से रिटायर कर लिया है, बट आपको पता होगा कि साल में एक दो बार चैरिटी मैच ये लोग खेलते हैं। लास्ट ईयर हुआ था, क्या हो गया था वो, ऑस्ट्रेलिया में शायद ऐसा कुछ हुआ था या अमेरिका में हुआ था, वो जो कुछ फायर लगा था ना, उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए गए थे। तो सचिन सर तो इंडिया का ही है, इंडियन सिटीजनशिप भी है, ज्यादातर इंडिया में पाया जाता, तो इंडिया में रेसिडेंट भी है। तो मान लो सचिन सर कोई बाहर, ऐसा 2015 में एक हुआ भी था, ऑल प्लेयर्स बोल के, एक बहुत पुराना प्लेयर्स को पार्टिसिपेशन 2015 का याद हो तो आपको याद होगा, तो 14 या 15 में हुआ था ऐसा, सारा रिटायर्ड क्रिकेटर, उस टाइम पे हम लोग एनएल डोनाल्ड को फिर से खेलने देखे थे, मैथ्यू हेडन को देखे, सबको देखे थे, तो सब था, जो शुरुआत था, मतलब पाकिस्तान इंडिया ऑस्ट्रेलिया सब लोग था, मतलब ओल्ड इज गोल्ड वाला मैच हुआ था, और यूएस में हुआ था वो मैच, कोई बेसबॉल ग्राउंड पे हुआ था, तो ग्राउंड थोड़ा सा, ग्राउंड भी नहीं था, कहीं पे ग्राउंड थोड़ा छोटा था, ऊपर था, वो आज भी यूट्यूब पे मैच है। तो गाइज मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तो उस दिन वो मैच का ऑर्गेनाइजर था यूएस वालों ने, तो जितना सेलिब्रिटी प्लेयर में पार्टिसिपेट किया, कोई तो फ्री में तो नहीं किया, पैसा तो लगा उन लोग का। आपको क्या लगता है सचिन सर फ्री में कोई मैच खेलने जाएंगे यार? रिस्पेक्ट द बैट्समैन, ऑब्वियसली इज अ लेजेंड ऑफ क्रिकेट। ओके, सो गाइज अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सचिन सर इंडिया का सिटीजन भी है, रेसिडेंट भी है, अर्निंग जो हुआ है वो यूएस में हुआ है, और जो पैसा देने वाला था वो भी बाहर का ही था, वो इंडिया का कोई नहीं था, ऑर्गेनाइजर था उस क्रिकेट का और टूर्नामेंट का, वो बाहर का ही था, तो अर्निंग बाहर हो रहा है, रिसीव भी यूएस करेंसी में हो रहा है, इंडियन रुपी में नहीं हो रहा है, और बंदा है देसी, तो यूएस वाला तो यूएस का टैक्स ले लेगा, ये तो कंफर्म है। सवाल ये हो रहा है कि जब ये इंडिया में आएंगे तब क्या टैक्स देना पड़ेगा उनको, दैट इज अ क्वेश्चन। सर अर्निंग बाहर हुआ, आप सिचुएशन समझ पा रहे हो, अर्निंग बाहर हुआ, रिसीव भी बाहर हुआ है, तो जो देश में अर्निंग हुआ टैक्स तो वो देश में तो देना ही पड़ेगा। क्वेश्चन ये आ रहा है जब वो इंडिया में लौटेगा तो क्या इंडियन गवर्नमेंट भी बोलेगा भाई मेरा टैक्स कहाँ है? तो ये कंफ्यूजन है, तो लॉजिकली तो बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं देता है। हाँ एक ही कनेक्शन था, जो बंदा इनकम कर रहा है वो देसी है, तो क्या उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट अपना टैक्स लेने जा सकता है? ये सब सवाल है हम लोग के मन में। तो सूरज आई थिंक तुम्हारा एक कोई सवाल ऐसा था, तो उसका जवाब क्या मिलेगा? उसका जवाब होगा, ठीक है, तो हम लोग पर्सन पढ़े थे 7, टोटल 7, तो रेसिडेंशियल स्टेटस भी पढ़ना पड़ेगा 7। तो 7 जन इंडिया में कब रेसिडेंट पा जाएगा? आई रिपीट गाइस, इससे आपका वोटिंग राइट का कोई लेना देना नहीं है। वोटिंग राइट डिपेंड्स ऑन योर सिटीजनशिप, कि इंडिया का सिटीजन हो कि नहीं हो, आपका 18 साल हुआ कि नहीं हुआ, इससे कोई लेना, इससे लेना देना है कि इंडिया में आपको टैक्स देना है कि नहीं देना है, ठीक है। बिकॉज आज हम लोग इंडिया कंपनी में अगर लिस्ट ओपन करें तो इंडियन कंपनी कम और फॉरेन का ज्यादा दिखेगा, कोई भी ले लो, किसी को भी कहीं से उठा लो, तो सब ये हो जाएगा। तो गाइस हम लोग को देखते हैं, सीएनएससी वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है सर, इसमें मत ये करो, तो हम लोग पहले इंडिविजुअल करते हैं, ठीक है। हम आप क्या इंडिया में रेसिडेंट है? दिल से क्या लगता है? क्या प्रूफ कर लेते ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा सुनो ध्यान से, ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, पहले सुन लो उसके बाद कॉपी करेंगे, प्लीज कोई कॉपी मत अभी करो, सुन लो पहले अच्छे से। हम आप जितना इंडिविजुअल है वो इंडिया में रेसिडेंट है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा कि हम लोग इंडिया में कितना दिन थे, और आपको पता है कि इनकम टैक्स में 2 साल को लेकर बात होता है। कौन सा 2 साल को लेकर बात होता है? असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, 2 साल को लेकर बात होता है ना, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, 2 साल को लेकर बात होता है हम लोग का।
तो आज हम लोग अगर असेसमेंट ईयर 2021 को लेकर बात करें तो हम लोग का प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 1920। तो सवाल उठ रहा है 1920 में आप इंडिया में रेसिडेंट पाए गए हो, तो देखना पड़ेगा 1920 में इंडिया में कितना दिन थे। सर पूरा ही थे हम लोग। फिर भी लॉ में कुछ बोला गया है। लॉ में क्या बोला है? बहुत सिंपल भाषा बोला गया है, कोई भी इंडिविजुअल को इंडिया में रेसिडेंट तब माना जाएगा जब वो इंडिया में कितना दिन रहेगा? 182 डेज और मोर। अच्छा ये 6 महीना है, पता है 365 डेज इन अ ईयर। एक को हटाओ 364 कर लो, डिवाइड बाय 2 करो, देखो 182 आएगा। तो मतलब 6 मंथ से ज्यादा आपको इंडिया में रहना है, तब इंडिया में आप क्या बन जाओगे? रेसिडेंट। गाइस फिर से बता दो, इससे वोटिंग राइट या आपका एनपीआर एनआरसी से कोई लेना नहीं है। आपको इंडिया में रहना है, रहना है इंडिया में। कितना दिन? 182 से ज्यादा। आप लोग हम लोग के लिए तो सर 180 किया, लास्ट 10-15 साल सब ले लो सर, कहाँ थे? तो हम लोग तो सुपर डुपर रेसिडेंट है अगर पाए जाएंगे तो। बट ऐसा भी तो बहुत लोग होगा जो इंडिया में भी रहते हैं बाहर भी जाते हैं। अब आप बोलोगे सर गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि हम इंडिया में 182 थे? तो बाहर जाने के लिए पता है परमिशन लेना पड़ता है। बजरंगी भाईजान वाला परमिशन नहीं, हम लोग परमिशन लेके आए थे तारों से, ऐसा वाला नहीं, वीजा का ठप्पा लगाने वाला परमिशन लगता है ना। तो पासपोर्ट जो होता है ना, वो जब विदेश जाओगे तो फ्लाइट से जाओ या जहाज से या दौड़ के चले जाओ, कैसे भी करके जाओ, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से पहले होके जाना पड़ेगा। तो वो लोग आपको इन आउट लिख देते हैं वहां पे कि इंडिया से कब बाहर जा रहे हो, इंडिया से कब बाहर, इंडिया में कब आ रहे हो। तो जैसे ही आप जाओगे तो पहले पूछा जाता है कि पर्पस क्या है, तो उसे एम्बेसी जाकर परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे आप यूएस जाना तो आपको पूछेगा यूएस जाने का क्या पर्पस हो, तो ढंग का पर्पस बता पाओगे तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। आपको पता है वीजा रिजेक्ट होने पे आपको जाना नहीं मिलेगा। मतलब पासपोर्ट होने पे आपको क्या लगता है यूएस चले जाओगे आप? सर वीजा, और वीजा ऐसे जाके दिखाओ, मतलब शक्ल दिखाओगे, दे नहीं देगा, पूछेगा, दे विल आस्क द क्वेश्चन। अब उस टाइम पे अगर फेल हो तो मतलब रिजेक्टेड हो, वीजा रिजेक्ट मतलब आपको कोई नहीं मिलेगा। तो वीजा रिजेक्ट होने का बहुत सारा रीजन होता है, ये सब चीज अलग होता है, हम लोग का रूल होता है, वो अलग बात है। तो सर ये डेज ऐसे काउंट होता है, ठीक है। अब एक छोटा सा सवाल है मेरा, पूछे। अच्छा सेकंड क्वेश्चन में आ रहा हूँ, कंडीशन में आ रहा हूँ, पहले मैं ये फास्ट में देख लेता हूँ एक बार। 182 डेज वाला, सपोज मान लो हम लोग के विकास विकास अभी दुबई में रहता है, बहुत बिजनेसमैन बन गया, अब इंडिया में आया है, और ये भाई साहब सीए पढ़ रहे, सीए बन भी गया है और इसको रूल सब पता है। विकास इंडिया में आया था 2 साल बाद दुबई से, और ठीक 181 डेज के बाद विकास इंडिया छोड़ रहे, उसको पता है एक दिन और ज्यादा रहने से हो जाएगा। बट भाई साहब टू मच कॉन्फिडेंस था। जिस दिन 181 डेज होने वाला है उस दिन का रात का 9 बजे का फ्लाइट था दुबई का। भाई साहब गए कैलकाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जैसे इमिग्रेशन काउंटर में गए, इसको शक पे बिना पे थोड़ा रोक लिया गया और भाई साहब से 4 घंटा पूछा गया। 9 से 4 घंटा ऐड करोगे तो 12 बज जाते हैं घड़ी में, और आपको पता है ना 12 बजने के बाद डेट भी चेंज होता है। हाँ हम लोग सुबह उठ के देखते हैं, बट घड़ी अपना काम कर देता है। तो जैसे ही 12 बज गया तो विकास जी था 181, अब हो गया 182। 4 घंटा पूछताछ करने के बाद विकास जी को बोला ठीक है सॉरी, अब जा सकते हो। जैसे ही बोला जा सकते हो, फिर इमिग्रेशन वाला बोला रुकिए सर, थोड़ा सा और बात करना है। इंडिया में कितना दिन थे? 181 थे जब आपका फ्लाइट का टिकट बना। अभी जब फाइनली जा रहे हो तब कितना दिन हो गया? सर क्या हुआ? आप विकास बोलेगा सर मेरा तो प्लान था कि 181 के अंदर ही मैं निकल भी गया था, आपने रोक लिया मुझे शक के बिना पे कि मैं कुछ इलीगल चीज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो क्या प्रूफ साबित हुआ? नो सर। आप बोलो क्या भाई साहब इंडिया में ये केस सच में हुआ है? बंसल बोले कोई भाई साहब था जिसको 2014 में ऐसा अटक मतलब रोका गया था, लिटरली हुआ था एक केस। अब बोलो क्या होना है? क्या ये भाई साहब इंडिया में रेसिडेंट पाया? केस समझ में है आप लोग का? पूरा फिल्मी स्टोरी है, फिल्मी स्क्रिप्ट है, एकदम पूरा सस्पेंस थ्रिलर वाला, ठीक है, एकदम पकड़ लिया गया एंड मोमेंट में जाके। हाँ जी बोलो, फिल्मी थोड़ी बातें बना लेंगे आप लोग, बोलो क्या रेसिडेंट माना जाएगा? लॉ के हिसाब से तो बन जाएगा। भाई साहब बार बार बोला सर क्यों मैं बनूं, मेरा क्या गलती था? शक तो कोई भी कर सकता है, हम शक करें कि भाई साहब पास बहुत ब्लैक मनी है तो शक है, ठीक है शक है तो शक कर रहे हैं, ठीक है क्या शक करने से साबित हो जाता है सब कुछ? तो दुनिया इधर का उधर हो जाता, प्रूफ करना पड़ेगा। शक कर, ठीक है, तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा, जब तक प्रूफ ना पता एलिगेशन नहीं है। तो विकास सर आप तो शक के बिना भी मुझे रोक के रखा था, मैं कौन सा 3 घंटा कॉफी पी रहा था इंडिया मतलब एयरपोर्ट में बैठ के, मैं तो फ्लाइट था 10 बजे, आप तो जाना ही नहीं दिया मुझे।
हाँ जी बोलो। तो सर नॉलेज था इसलिए तो 180 डेज का मजा ले रहा था। होता है ना, थोड़ा लास्ट डे का मजा लेना। हाँ जी आंसर दो। क्या विकास रेसिडेंट माना जाएगा कि नॉन रेसिडेंट ही माना जाएगा? अच्छा हाँ, ये तो वोट से तय होगा ना, एयरपोर्ट से बाहर आके वोट किया जाएगा। बोलो सर इसको क्या माने? ठीक है, ऑनलाइन वालों क्या लग रहा है आप लोग को, क्या विकास को रेसिडेंट माना जाएगा कि नॉन रेसिडेंट हो जाएगा? रेसिडेंट माना जाएगा। तो हो जा रहा है, बट चीज कुछ और है। एंड द आंसर इस केस में बंसल साहब का केस में जजमेंट आया था कि सर पहले बात तो जो भाई साहब को रोके गए थे, एलिगेशन क्या था? सर एलिगेशन था स्मगलिंग कर रहा है, यहाँ से कुछ लेके दुबई बेचने के चले, ऐसा एलिगेशन था। तो क्या एलिगेशन, क्या कस्टम से पूछा गया, क्या रिपोर्ट प्रूफ हुआ? नो सर, वी आर वेरी सॉरी, ही इज टोटली इनोसेंट, हम लोग को कुछ नहीं मिला। तो जब भाईया इनोसेंट हो गया है तो क्यों उसको रेसिडेंट को ठप्पा लगा रहे हो? वो क्या जानबूझ से किया? ऐसा नहीं ना, गलती आप लोग से हुआ तो मुबारक हो, बिकॉज आप नॉन रेसिडेंट। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इमिग्रेशन से बच के ऑलवेज, जब देश छोड़ के जाओगे या कोई दूसरे देश में जाओगे ना, इमिग्रेशन में जाके ज्यादा हीरो मत बनना। शाहरुख खान को भी नहीं छोड़ा था पता है एक बार। तो हम लोग तो आम आप इंसान है, हम लोग कौन है? उसका गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, तुम्हारा हमारा सर्च करेंगे तो लिंक्डइन का प्रोफाइल आएगा ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो गूगल में अपना नाम सर्च कर देखो क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा लिंक्डइन का प्रोफाइल आएगा अगर बना के रखे हो तो। और शाहरुख खान का नाम सर्च करोगे तो पूरा बहुत कुछ आ जाएगा, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो उस तरह का बंदे को जब रोक सकता है तो हम अब कौन होते हैं? तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम का बात है। एनीवे, तो गाइस आप लोगों को 182 का चक्कर समझ में आया? क्लियर? अच्छा, अगर कोई 182 डेज में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब मान लो कोई इससे कम दिन रहा, तो क्या होगा? तो उसके लिए सेकंड कंडीशन देखा जाएगा। देखो, आइदर ये और ये, कोई भी एक, दोनों नहीं। इफ यू वांट टू बिकम अ रेसिडेंट इन इंडिया, आपको कोई एक करना पड़ेगा, या तो आप ये करो या फिर ये करो। तो ये कर ले तो सुबह अल्लाह, बहुत अच्छा बात है। अगर ये नहीं हो रहा है, एटलीस्ट 60 दिन रहना है। कितने दिन रहना है? 60 डेज रहना है, एटलीस्ट 60। एंड प्रीवियस ईयर छोड़ के, जो प्रीवियस ईयर है उसको छोड़ के और 4 साल में मिला के 365 डेज और मोर रहना है। सर फिर से बोलिए। सर मेरा 182 डेज नहीं था, कितना था? हाँ सर 100 डेज था, 60 दिन था। हाँ सर उससे तो ज्यादा था, ओके डन, चलेगा। अगर 60 दिन या उससे ज्यादा है तो हम लोग को प्रीवियस ईयर छोड़कर कितना साल देखा जाएगा? 4 साल। उस 4 साल में देखा जाएगा कि हम इंडिया में कितना दिन थे। तो कितने दिन रहना चाहिए? 365 डेज और मोर। अगर 365 डेज और मोर हम लोग रहते हैं 4 साल में, कौन सा 4 साल में? प्रीवियस ईयर को छोड़ के, तो भी हम लोग इंडिया में क्या माना जाएगा? रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन है ये। अब नोट डाउन कर लीजिए। अरे अगर आप लोग 182 डेज अगर नहीं हो तो प्लीज देखो, कोई तो बोल रहे भाई। एक सेकंड, पहला कंडीशन सबको क्लियर है? कितना दिन? 182 डेज। आपने मान लो 100 डेज हो, तो क्या इसमें सेटिस्फाइड हो रहा है? तो इसमें तो स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगर 60 से ज्यादा है या 60 दिन तक है तो होल्ड। आपके लिए और एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि आपको 60 दिन है एंड 365 डेज और मोर इन इमीडिएट 4 प्रीसीडिंग ईयर। एग्जाम्पल दूंगा तो और समझ में आ जाओगे। तो आपको या तो इसमें रहना है या तो इसमें रहना है। अगर इसमें सेक्शन वाइज जाओगे तो इसका सेक्शन है 61A और इसका सेक्शन है 61C। तो आपको कोई भी एक सेक्शन के हिसाब से सेटिस्फाई करना है कि आप इंडिया में रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट। तो आप लोग के लिए तो पहले भी आप क्लीन बोल्ड हो गए हो, हम आप तो पहले भी फुलफिल हो गए ना। क्रिस गेल के लिए ऐसा होगा? वो पूरा साल इंडिया में थोड़ी रहता है, तो उसके लिए 60 दिन वाला देखा जाएगा। तो खाली 60 दिन नहीं, 60 छोड़ के और 4 साल लेना होगा। तो प्रीवियस अगर 19-20 है, 19-20 को हटाओ, उसको हटा के और पिछले का 4 साल देखो बैक टू बैक, और 4 साल में वो भाई साहब इंडिया में कितना दिन है। अगर टोटल मिला के कितना होना चाहिए? 365 डेज और मोर, तो फिर रेसिडेंट पाया जाएगा। मतलब आप अगर लास्ट ईयर 182 डेज नहीं थे तो आप अपने को नॉन रेसिडेंट मत बोलो, और एक कंडीशन है वो सेटिस्फाई करो। क्लियर एवरीवन? टू ऑल माय ऑनलाइन ऑफलाइन। हाँ हम दिखा रहे, वो तो कैलकुलेट कर दे। पहले बोलो, लिख लो, पहले लिख लो, तो बात खत्म।
सर कोई 10 दिन था इंडिया में, 10 दिन, प्योरली एनआरआई। एनआरआई नाम सुने हो ना? एनआरआई स्टैंड्स फॉर नॉन रेसिडेंट इंडिया। नॉन रेसिडेंट इंडिया बनना है आपको, तो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले बात तो इंडिया छोड़ना पड़ेगा। वो कितना दिन के लिए? 60 दिन से भी कम रहना पड़ेगा। तो इस साल तो खत्म हो गया, तो जनवरी अप्रैल से प्लान बना लो कि मई मंथ में छोड़ के जाना है इंडिया, तो नॉन रेसिडेंट पा जाओगे इंडिया में। हाँ, कोई जहाँ जो आपको अपना ले, यूएस, यूके, कनाडा, चाइना, जापान। हाँ, इंडिया क्या बोल रहे? इंडिया में जॉब मिल गया, बाहर कहाँ मिले? ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस है कि शक है? ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस था कि शक था? क्या था? कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस अच्छा है। बोथ 60 days and 365 days should be। अच्छा कोई क्वेश्चन है मोहिबा जी का? रुको एक सेकंड। हाँ जी रुको रुको। यस मैम, जिनका 182 days नहीं होगा मैडम, उनका 60 days भी रहेगा एंड 365, तो बोथ होगा मैडम। महिमा जी दोनों ही होगा, 60 days भी होगा एज वेल एज 365 भी होगा, तो दोनों ही करना पड़ेगा। लिख लिए हो छापने वालों? छाप लिए हो? कुछ केस हम लोग देंगे आप लोगों को, पहचान कौन खेलना होगा। तो पहचानना कुछ नहीं है, अभी बोलना पड़ेगा रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट है। तो नॉन रेसिडेंट। हाँ हाँ शिवम बोलो। हाँ वो गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, आई विल गेट बैक टू यू। तुम पहले पूछो क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? हाँ हाँ, नहीं प्रीवियस ईयर में 60 डे, उसको छोड़ के बाकी 4 साल में हम दे रहे कुछ कुछ दे। अच्छा हम लोग का शिवम जी का क्वेश्चन है, सर बोले वो फ्लाइट वाला जो बंसल सर का केस था, उसे फ्लाइट का टिकट कौन दिया? क्या न्यूज फ्लाइट वाले ने वापस करेगा? सर आप रेलवे स्टेशन जा रहे हो, ठीक है, वो गाना सुन के इंस्पायर्ड हो गए थे, मैं निकला गड्डी लेके। तो आप गड्डी लेके रास्ते पे निकले थे, एक सड़क में मोड़ आ गया और गड्डी नहीं छोड़ा, वहां पे पुलिस ने पकड़ी। पुलिस से थोड़ा बहस हुआ कि भाई हेलमेट क्यों नहीं पहने हो, तुम बोला मेरा हेयर स्टाइल बिगड़ जाएगा, बहुत पैसे खर्चे हो। फाइनली तुम थोड़ा कुछ लोग को बुला के छुड़ा दिए, जब तक गया राजधानी छूट गया। अब तुम तब डीडीएलजे का सीन याद कर रहे थे, बट कोई था नहीं जो तुम्हारा हाथ के हाथ रख के पकड़े, तो राजधानी छूट गया। अब बोलो टिकट के पैसे कौन देगा? गलती तुम्हारा था ही नहीं, गलती तुम सही थे एकदम पूरा। तुम्हारा बस प्रिस्क्रिप्शन था कि तुम हेलमेट नहीं पहन सकते हो। माइग्रेन जिन लोग को तो लोग हेलमेट भी नहीं पहन सकता। मान लो ऐसा तुम जाली प्रिस्क्रिप्शन बना लियो, तो तुम प्रो इनोसेंट थे, बट पुलिस ने नहीं माना। तो राजधानी का टिकट का रिफंड कौन बोलेगा? रेलवे बोलेगा कि हम क्या, हमको घुसने दिए, आप पहुंच नहीं पाए। तो इंडिगो विस्तारा जो भी है जो दुबई लेके जाते, वो बोला कि हमने क्या आप लोग को स्वागत करने के लिए किसी को वेट नहीं करवाए, आप आए नहीं थे, हम लोग वेट किए, घड़ी का तरफ देखे कि आप आओगे आओगे आओगे, पर आप आए नहीं। हाँ कैंसिल करने में मिलता है, हाफ पेमेंट मिलेगा, मूवी टिकट है कुछ भी। इंश्योरेंस कराना पड़ता है, पेटीएम पे बुक करोगे तो 30-40 रुपए लगता है, इंश्योरेंस बोलते हैं उसको, तो उससे कैंसिलेशन वापस मिलता है थोड़ा, और बुक माई शो में नहीं मिलता है, उसको अलग जगह से बुक करना पड़ता है मैडम, तब जगह मिलता है। हाँ और किसी के मन में सवाल है? फ्लाइट का टिकट का भाड़ा कौन देगा? फ्लाइट का दरवाजा कौन खोलेगा? है चलो कुछ केस दे रहा हूँ आप लोग को, सॉल्व करो। नालायक को सॉल्व करो खुद से, खुद से सॉल्व करो, ठीक है। चलो केस दिए है, आपको बोलना पड़ेगा ये क्या है, रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है, क्या है खोलना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेट करो। एक हेल्प कर दूं?
ये 100 है, प्लीज सोचो ना, प्लीज फोकस ना। 20-21 में मुझे कमेंट करना है, तो देखना कौन सा पीछे से दिखाई दे रहा है कि बड़ा कर दूं। ऑल क्लियर ना? तो 20-21 में मुझे कमेंट करना है, 19-20 को देखना है, 100 है तो नॉन रेसिडेंट बोल दूं कि चेक कर लूं? सर 60 दिन में आ जाएगा ना ये, तो इसको छोड़ के 1 2 3 4 ये 4 मिलाकर 365 हो रहा है क्या? अरे हो तो रहा है, 100 हाँ आराम से हो जा रहा है। रेसिडेंट चलो बाकी चीज करो, करो 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 बाकी चीज करो। केस 2 3 4 करो। केस 2 कितने स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि केस 2 नॉन रेसिडेंट है? प्लीज रेज योर हैंड। केस 2 नॉन रेसिडेंट है। अरे अरे 365 नहीं हो रहा है, 365 नहीं हो रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग नॉर्मल हो, वेरी गुड। ठीक है, आराम से आराम से। अच्छा ये 182 में ही तो हो गया ना, तो देखना ही नहीं है मुझे। और थर्ड केस चेक करो। तुम्हें दिन से नॉन रेसिडेंट हो रहा है ये 3-450 होता है। आराम से आराम से आराम से। अच्छा केस 2 आई गेस इट्स केस 3 द रेसिडेंट। 450 हो रहा है, तो ये शायद नॉन रेसिडेंट लग रहा है। 60 चलिए 100 100 200 200 350 हो रहा है, ये नॉन रेसिडेंट होगा। तो केस 4 नॉन रेसिडेंट, 1 रेसिडेंट, 2 रेसिडेंट, 3 भी रेसिडेंट। पप्पू समझ में आया? बोलो 1 2 क्या है बोलो। सर ये तो 182 डेज तो नहीं है ना, तो 60 वाला केस में आएगा। ये क्या 182 है, तो 60 वाला केस में आएगा ना, तो ये 4 को जोड़ना पड़ेगा ना, तो जोड़ के देखो ना कितना हो रहा है। 350 हो रहा है। कौन सा 365 हो गया? हर साल का ईयर में 60 डे रहना चाहिए। नहीं प्रीवियस ईयर में 60 रहना चाहिए, प्रीवियस में 60 रहना चाहिए। पप्पू कौन सा समझ में नहीं आया बोलो। केस 3 क्या पवित्र तुम्हारा भी केस 3 के प्रॉब्लम है क्या? ऑल गुड। केस 3 70 है पप्पू, तो 60 तो होना ही चाहिए, 60 से तो ज्यादा है, तो ये तीनों को जोड़ो ना, 450 हो रहा है। देखो कहाँ 350 है बेटा, 100 प्लस 200 300 है, 150 450 360 से ऊपर हो रहा है ना, रेसिडेंट हो जाएगा ना। अच्छा ये हो रहा है सेकंड कंडीशन से, ये भी हो रहा है सेकंड कंडीशन से, ये फर्स्ट कंडीशन से हो जा रहा है, और ये कोई भी कंडीशन से नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन रेसिडेंट है। सवाल लोगे? टू ऑल माय स्टूडेंट्स ऑल क्लियर? स्प्राइट ठीक है? हाँ जी बोलो। माउंटेन ड्यू की कहानी नहीं है अभी भाई।
गैस आगे बढ़ू। गाइस चलो हेडिंग करो, समझ लोगे आप लोग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी कोई प्रॉब्लम है? रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट समझ लोगे? एवरीवन प्लीज। ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ा हाँ ना बोल दो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। हाँ 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 हो गया। हाँ वो भी तो होना चाहिए ना सर, तो वो तो नहीं हो रहा है ना सर, तो बात खत्म हुई। तो दोस्तों क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? सुनो, अगर आप इंडिया में रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो तो बात खत्म, आपसे बात ही नहीं करना है। अगर आप इंडिया में क्या हो, रेसिडेंट हो, तो आपको दो चीज और चेक करना पड़ेगा। कैसे सर? आप कैसे रेसिडेंट हो इंडिया में? आप इंडिया में कैसे रेसिडेंट हो, ऑर्डिनरीली कि नॉन ऑर्डिनरीली? ये जो तो चेकिंग है ना, ये चेकिंग उन्हीं का होगा जो इंडिया में रेसिडेंट है। जो इंडिया में रेसिडेंट नहीं है उन लोग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर से बोलिए, जो इंडिया में रेसिडेंट नहीं है उन लोग को चेकिंग होगा ही नहीं। ये चेकिंग किसका होगा? ये चेकिंग होगा ओनली दो लोग को। कौन सा दो लोग? सॉरी, ओनली एक जन को, जो इंडिया में क्या पाया जाएगा, रेसिडेंट। तो आप लोग प्लीज इस पर कंफ्यूज मत हो जाइए, मिसमैच भी मत क्रिएट करिए यहाँ पे, कुछ भी चीज को सिंपल रखिए। कैसे सर? दो चीज याद रखना है आपको। कौन सी दो चीज सर? इंडिया में जब रेसिडेंट पाया जाएगा तो कंडीशन आपके पास दो, अब दो में कोई एक फॉलो करना है, या तो 182 वाला फॉलो करना है या तो वो 60 या 360 फॉलो करना है। जब भी किसी इंडिविजुअल को इंडिया में रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट को ट्रैक करना होगा, रिपीट, जब भी इंडिया में किसी इंडिविजुअल को क्या ट्रैक करना होगा, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, तो आपके पास ऑप्शन कितना रहेगा? दो। दो का दो कि कोई एक? कोई एक, आइदर 182 वाला या 60 और 365 वाला। लेकिन अगर कोई भी बंदा इंडिया में रेसिडेंट पाया गया तो उसको फर्दर और चेकिंग, क्या चेकिंग होगा सर? क्या वो इंडिया में ओआर है कि एनओआर है? क्या वो इंडिया में ओआर है कि एनओआर है? तो अगर वो इंडिया में ओआर है तो क्या होगा, एनओआर है तो क्या होगा? मतलब रेसिडेंट को और दो क्लासिफिकेशन। ये पहले बोला, ये ट्विस्ट समझ में आया? मतलब पिक्चर अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर थोड़ा बाकी है, क्लाइमेक्स आना बाकी है। ठीक है, तो सर चलिए पिक्चर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो कैसे कंप्लीट करेंगे, तो लेट्स सी। तो गाइज, अगर कोई रेसिडेंट, पहले बोलो नॉन रेसिडेंट के लिए चेक करना है कि रेसिडेंट ओनली? रेसिडेंट ओनली, हैशटैग रेसिडेंट ओनली, कोई नॉन रेसिडेंट का कहानी आएगा नहीं यहाँ पे। तो अगर कोई रेसिडेंट हो गया इंडिया में तो वो और दो कंडीशन देखा जाएगा। पहले सुन लो फिर लिखेंगे। दो कंडीशन क्या है? 10 साल में, कितने साल में? 10 साल में इंडिया में 2 बार रेसिडेंट होना है। 10 साल में इंडिया में 2 बार, हाँ 2 साल रेसिडेंट होना है। एंड बीच में एंड है, एंड 7 साल में 730 डेज रहना है एटलीस्ट। और आप लोग को बोल दो 730 डेज मतलब 2 साल ही होता है। 365 में 2 करो 730 आएगा। क्या 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 बोले मुन्नू? ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी है, कौन बनाया? बोनवीटा पी लिया होगा। वो पहले बात तो न्यूटन था, आइंस्टाइन नहीं था। अच्छा, कोई ऑप्शन है तुम लोगों के पास? मुनमुन, यू हैव टू रिमेंबर, रूल है, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर से रिकैप कर लेते, एक बार फटाफट आ जाओ। इसको हम लोग क्लास में ही कंप्लीट करके नक्की करेंगे। ठीक है, पहला कंफ्यूजन, इंडिया में रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, उसके लिए कंडीशन था दो में दो कि दो में एक? दो में एक, या तो 182 या 63 65। सर कर ली, ये 3 लोग पाया गया था, ऊपर जो था 3 लोग पाया गया था। डन, जो 3 लोग रेसिडेंट पाया गया, फर्दर चेक करो। क्या चेक करना है सर? कि इंडिया में वो कैसा रेसिडेंट है, ऑर्डिनरीली
कि नॉन ऑर्डिनरी। उसके लिए और कितने कंडीशन? 2 कंडीशन। और इस बार दोनों में एक नहीं, दोनों में 2। हिंदी में याद रखोगे तो कोई भूलोगे नहीं, इंग्लिश वाला लैंग्वेज पढ़ोगे तो समझ में आएगा। आप डिसाइड करो करना क्या है। हिंदी में सुन लेते, इंग्लिश रट लेंगे, और क्या करेंगे। तो हिंदी में 2 कंडीशन बहुत सिंपल है। 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना है और 7 साल में 730 दिन या उससे ज्यादा रहना है। तो एक पहले बोलो, ये चीज एक कंडीशन है कि 2 कंडीशन का बात की? 2 कंडीशन, तो दोनों का 2। तो अगर कोई इंसान इंडिया में रेसिडेंट ऑर्डिनरी के नॉन ऑर्डिनरी, उसके लिए पिछला 10 साल का स्टेटस देखना पड़ेगा। सर हम लोग का 10 साल क्या, जब से दुनिया में आए तब से लेकर आज तक, ले लीजिए सारा चीज, आपको जवाब एक ही मिलेगा, इंडिया। हम लोग बाहर गए, तो आप ऑर्डिनरी क्या, सुपर डुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हम लोग। फिर हम लोग कोई बाहर गए ही नहीं है, तो गया हो बाहर कोई? देखिए अच्छा, कंडीशन लिख ले एक बार, कंडीशन लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम लोग और चर्चा करेंगे। हाँ जी लिखो। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, प्लीज कोई स्क्रीनशॉट मत लेना, लेके मत बोलना कि हो गया, कॉपी में लिख के रखिएगा प्लीज। स्क्रीनशॉट के टाइम पे मैं स्क्रीनशॉट बोल दूंगा। दिखाई तो दे रहा है पीछे से, समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम्हारा नाम क्या था? प्रवीत। और एक प्रवीत है क्या तुम्हारे बैच में लंबा करके, उसका नाम क्या था? क्या कर रहे, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे? ऐसे में है, क्लास करता है? अच्छा, एटलीस्ट 2 टाइम रेसिडेंट मतलब 2 बार। हाँ, 2 साल भी बोल सकते हो, 2 टाइम्स भी बोल सकते हो। 10 प्रीसीडिंग ईयर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। 10 साल में 2 बार रेसिडेंट नहीं, 2 साल रेसिडेंट होना है। अच्छा, जब भी आपके मन में रेसिडेंट वाला ख्याल आएगा तो कंडीशन था 2, याद रखना, या तो 182 वाला या तो वो 60 वाला। अच्छा, बीच में ना एंड है, मतलब कोई एक नहीं, दोनों कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। और कितना दिन रहना है आपको? 7 साल में एटलीस्ट 730 दिन। नहीं प्लीज ऐसा मत लिखना, ठीक है। अच्छा लिख लो, मैं फिर कुछ बताऊंगा यहाँ पे। बीकॉम का स्टूडेंट जितना लोग हो यहाँ पे, वो लोग का तो टैक्स है ना आप लोग का सिलेबस में, बीकॉम में पढ़े थे ना। आप लोग कौन सा किताब फॉलो करते हो? सीआर सेनगुप्ता कोई फॉलो करते हो? सीआर सेनगुप्ता कोई फॉलो करते हो? तो उन लोग के लिए बता रहा हूँ, जो लोग मुंद्रा जन मुंद्रा फॉलो करते हो वो अलग बात है, जो सीआर सेनगुप्ता सर का बुक फॉलो करते हो उन लोग के लिए बता रहा हूँ। उनका किताब में लिखा हुआ है क्या पता है? ये 730 डेज नहीं लिखा, उनका किताब में लिखा है कि मोर देन 729 डेज। उनका किताब में लिखा हुआ, जैसे कि हम लोग 730 डेज लिखे हैं ना, एटलीस्ट 730 डेज, तो सर का किताब में लिखा हुआ है मोर देन 729 डेज। स्टूडेंट को आगे पीछे का नहीं दिखता है, उसको खाली नंबर दिखता है। सर बोला था 730, किताब में लिखा था 729। फिर वो 3 डेज वाला वो सीन याद कर लेते हैं। आप किताब से ज्यादा जानते हैं। सही है बात सर। हमने बोला हम क्या गलती करती है भाई? सर आपने बोलते 730 बट किताब में 729। हम भी शॉक हो गए हैं। लिखा किताब, तो किताब में लिखा हुआ है मोर देन 729 डेज। तो आपको पता है ना, मोर देन 79 मतलब एटलीस्ट 730 डेज। मैं भूखा हूं और मैं खाना नहीं खाया, दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं सिंगल हूं, आई एम नॉट इन रिलेशनशिप, क्या डिफरेंस है? सर एक पॉजिटिव सेंटेंस है और एक नेगेटिव है, तो उसमें भी वही है। तो आप लोग कोई खिचड़ी मत पका लेना कि सर ने तो 730 बोला, बुक में तो 729 लिखा है, मीनिंग तो सेम ही है। उसमें लिखा था मोर देन 729 और हमने लिखे एटलीस्ट 730। बात तो एक ही हुआ ना, जैसे 730 लिखती है। समझ आया? हाँ ना गाइस, आगे बढ़ू। अब आप लोग से एक सिंपल सा क्वेश्चन है पूछ रहा हूँ, जिसका आंसर आप कभी सिंपल दोगे ही नहीं, मुझे पता है। फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सिंपली आंसर दोगे। ये दोनों कंडीशन के अंदर पहले बोला 1 की 2, तो अगर मेरा एक कंडीशन फुलफिल ना हो तो हम लोग परफेक्शनिस्ट बन के और भी एक चेक करेंगे कि वही पे रोक देंगे। मुझे पता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना है, और मैंने जब करने गया पहला कंडीशन सामने वाला फेल हो गया,
तो क्या शगुन के लिए और एक तो चेक करना है कि वही पे रोक देना है? नॉर्मल होना सब लोग, भले ही आप लोग का आमिर खान का फैन हो सकते हो, बट इतना परफेक्शन नहीं सर, और भी एक चेक करेंगे, मत करना, फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो कोई अगर एक कंडीशन फुलफिल ना करे मतलब वो ऑर्डिनरी से नॉन ऑर्डिनरी हो जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान से मेरा क्वेश्चन सुन के बताना, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही आंसर दोगे। कोई सज्जन अगर यहाँ पे कोई एक कंडीशन फुलफिल करे और एक ना करे तो क्या वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा? क्या वो नॉन रेसिडेंट होगा? मुझे पता है हर बीवे के ऊपर एक सलमान खान जरूर होता है। भाई ये रेसिडेंट के लिए है, रेसिडेंट हो तो चेक करेंगे। चल कूल कूल, क्या है क्या टेंशन लाइफ में, क्या बोल रहे, क्या परेशानी, कूल रहो ना, समझ में आया? ए, आप लोग को नॉर्मली मत समझ, ये अक्सर लोग गलत कर ही देते हैं सर, एक कंडीशन सेटिस्फाइड है चलो नॉन रेसिडेंट बोल दे। भाई ये नॉन रेसिडेंट तो पहले बात है ही नहीं, रेसिडेंट हो तो चेक हुआ। सर अभी आप एनआरओआर चेक नहीं कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो रेसिडेंट ऑर्डिनरीली कि नॉन ऑर्डिनरी, बट दोनों में कॉमन चीज है आप रेसिडेंट हो। तो एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर नहीं करेंगे तो हम लोग क्या बोल देंगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अभी तक तो आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करो, इंशाल्लाह ऐसे ही परफॉर्म करते रहो, चेंज मत करना, ठीक है? तो मतलब बीच में छुट्टी का दरकार है आप लोग को, तब एक अच्छा दिमाग काम करते हैं क्या? ठीक है हम मत लीजिएगा मतलब आप मत लीजिएगा, छुट्टी मत लीजिएगा, क्या बोल रहे हैं? इग्नोर करो। अच्छा श्रुति बहुत परेशान हो गई है, हो जाएगा मैडम, क्लास हो जाएगा कितना बजे? हाँ 10-15 मिनट और हो जाएगा, क्या परेशानी है? घर जाना है तो तुम तो बोलो घर पे तुम बोर हो जाते हो। सही बात। अच्छा ये दोनों कंडीशन के अंदर कौन किसको ज्यादा जल्दी ढूंढा जा सकता है? हम बोले ना कि दोनों का दोनों देखना है, तो अगर दोनों में कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो मुझे सेकंड वाला में जाना ही नहीं है, बिकॉज वो एक में जब सेटिस्फाई हुआ ही नहीं है, दूसरा कर भी ले तो क्या कर लेगा, रहेगा तो नॉन ऑर्डिनरी रहेगा। तो आपके लिए मुझे इतना बता दो, एक और दो के अंदर आप लोग के हिसाब से कौन सा वाला ट्रेस करना ज्यादा इजी है? यार क्या हो गया इस बैच को, हर टाइम पे करेक्ट आंसर आ रहा है, सुपर यार। अच्छा सेकंड वाला, यहाँ पे स्टेट है 730 आ रहा है और यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ रेसिडेंट ढूंढना पड़ेगा, बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 7 साल को लेना है और टोटल करना है। जैसे 365 डेज था, तो अगर 730 कंफर्म हो जाता है तो ऊपर में जाएंगे, अगर उसमें 730 नहीं हुआ तो ऊपर देख के क्या फायदा? तो एक एग्जांपल ले, चलो इस बार तुम लोग का आंसर नहीं दिखाऊंगा, रुको, तुम लोग को तो दिख ही जाएगा। ये थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, दिखाई दे रहा है पीछे से, देख लो बैठ, ठीक है पीछे से दिख पा रहे हो? करो शुरू करो। पहले डिसाइड करो कि इन लोग के अंदर रेसिडेंट कौन है, फिर मुझे बताओ कितना ओ आ रहा है कितना एन आ रहा है। हाँ भाई साहब ट्राई करो, हाँ ऐसे तुक्काबाजी मत करो, ट्राई करो, थोड़ा अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस डालो, करो देखो तो करो। तो सोबिक किधर गया आज, सोबिक किधर गया, डीडी नहीं है उसका, वो कब किया डीडी? ए पहले बोलो तो पहला वाला का रेसिडेंट है, पहला वाला रेसिडेंट नहीं है, क्या बात कर रहे हो? हाँ ठीक है, नहीं है क्या करें, ठीक है यार, नहीं है तो नहीं है तो हम क्या करें।
करो 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 करो, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो सर। महीमे जी का आंसर आ गया, फास्ट बोला, नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। सेकेंड वाला तो रेसिडेंट है, तो थर्ड वाला भी रेसिडेंट है, फोर्थ वाला पता नहीं क्या है, शाउट कट लग तो रहा है रेसिडेंट है। हाँ है। पहला वाला नॉन रेसिडेंट जो लोग बोल रहे हो करेक्ट हो। 60 दिन है, 100 100 200 320, तो फास्ट वाला केस में तो आगे बढ़ना ही नहीं है, वो तो नॉन रेसिडेंट है। 1 2 2 3 4 रेसिडेंट है, इतना तो मुझे पता है। आप चेक करके देखो वो ओआर है कि एनओआर है। हाँ एनओआर। ओके, खुशी का आंसर आ गया, एनओआर बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है, करो करो करो। पप्पू क्या दिक्कत है? चलो क्या दिक्कत है? क्या समझ नहीं आ रहा? क्या सर कोई दिक्कत तो करो, आंसर करो। 7 साल मतलब 19-20 को छोड़ के 7 साल लेना। हाँ तो 18-19 17-18 16-17 15-16 14-15 13-14 13-14 तक होता है ना, 7 साल यहाँ तक होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक डेडलाइन करो। इसको तो कुछ चेक करना है ही नहीं, इससे करना है ना। इसमें तो 730 तो लग ही नहीं रहा है, तो 730 नहीं है तो क्या 2 बार चेक करके फायदा होगा? तो एनआर हो गया है, इसको चेक करो, इसको चेक करो, फटाफट आंसर दो, खत्म करते कहानी। तीसरा वाला भी एनआर है। डन, करेक्ट है। इनर नॉन रेसिडेंट, फोर्थ वाला इनर है। 730 हो रहा है। हाँ आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आया नहीं, पहला तो एक सेकंड, ये नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। कैसे पता चला? आई थिंक आप लोग को सबको पता है कि 60 दिन है, और सर 1 2 3 4 1 2 3 4 200 320 कोई कहानी नहीं है, तो नॉन रेसिडेंट हो चुका है। डन, क्लियर। अच्छा, उसके बाद सेकंड वाला केस जो है हम लोग का, इसमें 190 तो रेसिडेंट हो गया। तो राजेश यहाँ से हम लोग 7 साल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 साल लेके हो रहा है 645। वादा कितने का हुआ था? 730 हुआ 645। एक कंडीशन से डिस्क्वालीफाई, 2 बार चेक करूं तो क्या डिक्लेयर हो गया यहाँ पे? सर सिमिलरली यहाँ पे वही करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7, सर 550 सवाल ही नहीं आता है। अच्छा ये दोनों रेसिडेंट है, ये बात कंफर्म है ना, क्योंकि दोनों केस में 182 से ज्यादा है। अच्छा इसमें तो पहले रेसिडेंट प्रूव करना पड़ेगा, तो 150 मतलब 60 से ज्यादा, तो 4 साल में 365 से ज्यादा होना चाहिए। 1 2 3 4, हाँ सर 650, तो रेसिडेंट हो गया है। अब 7 साल लेते हैं, 5 6 7, सर 1075, डन। अब 2 बार रेसिडेंट होना है, तो अब कैसे हो रहा है देखो। अगर मैं इस साल को असेसमेंट ईयर मान लू,
18-19 को अगर मैं असेसमेंट ईयर मान लूं तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा हम लोग का? 17-18। कितना दिन था? रेसिडेंट पाया जाएगा। हाँ कौन यार सर, ये तो कोई ना कोई साल का स्टेटस है। 2021 करंट ईयर है। थोड़ा पीछे चलते, थोड़ा पिछला साल देखते। तो पिछला साल में 17-18, 18-19 ले रहा हूँ। तो 18-19 अगर मेरा असेसमेंट ईयर हुआ तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा मेरा? 17-18। पप्पू 17-18 में कितना दिन था? वो 300। रेसिडेंट हो गया है। हाँ सर, इसको ले लो या इसको ले लो। जिस दिन आप, अच्छा इसको भी तो ले सकते, नहीं तो चलो ले लिए है। हम लोग और कहाँ जा सकते हैं? हम लोग ये जा सकते हैं, ये वे 16-17 जब हम लोग का असेसमेंट ईयर, या 17-18 जब असेसमेंट ईयर होगा तो 16-17 क्या होगा हम लोग का? प्रीवियस ईयर। तो 100 प्लस ये प्लस ये प्लस 4 साल 365 हो गया। तो और एक बार एक्सीडेंट हो गया, तो 2 बार चाहिए था ना, 2 बार तो हो गया। एक बार यहाँ पाया, एक बार यहाँ पाया, एक बार इधर भी पाया जाएगा। समझ रहे हो? कौन सा? हाँ, 2 बार रेसिडेंट कोई भी साल में पाया जाना चाहिए। ये सब इंडिविजुअल ईयर है। तो सर हम लोग 14-15 को, 15-16 को हम लोग असेसमेंट ईयर मान लेते हैं। 15 से क्या मान लिया? असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा है? कितना दिन था? तो रेसिडेंट होगा ना? क्या मैं बोल सकता हूँ 14-15 में रेसिडेंट है? कौन यार? एक बार हुआ और एक बार चाहिए ना। तो सर 18-19 का असेसमेंट ईयर लो। तो प्रीवियस ईयर कौन सा है? होना चाहिए तो 182 ना, बट था ये 300। सर ये सब अलग अलग साल का कहानी है। आजम तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम एक ही साल का सोच ले रहे हो, या फिर अलग अलग साल को देखना पड़ेगा इंडिविजुअल साल को लेके। ये आपका इंडिया में रहने का स्टेटस, आपका पासपोर्ट बोल रहा है इंडिया में इतना दिन थे आप। तो आप बोलो ना, आप ही बताओ ना, 17-18, 18-19 जब असेसमेंट ईयर होगा आपका, तो 17-18 क्या था आपका? प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में रहने कितना दिन चाहिए था? तो है कितना? 300। तो रेसिडेंट थे आप उस साल। ये 15-16 का असेसमेंट ईयर मान लो, तो प्रीवियस ईयर। समझे हो? सोशली क्लियर? आपको क्लियर है मैडम? किसी को शक है, सवाल? जो लोग आज फास्ट क्लास करने आए हो, इट्स क्लियर? ऑल डन? पप्पू ऑल क्लियर? तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। ठीक है? सोने वाला सिद्धार्थ क्लियर है? आलसी इंसान और एक्टिव वाला किधर है? हाँ चलो नेक्स्ट हेडिंग करो। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। छापो ये 4 चीज को, ये क्लाइमेक्स है। ये इतना तामझाम हम लोग इसी के लिए कर रहे थे। हाँ प्रॉफिट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। कॉपी करो, 1 2 3 करो, मैं 4 दिखा रहा हूँ। ये इतना तामझाम जिन लोग के लिए कर रहे थे, करो कॉपी करो, मैं समझा रहा हूँ।
हो गया, ऊपर कर दे, ऊपर कर दे थोड़ा सा। स्टार्ट कर, एक्सटेंड करना। ये बैच फाइल दे दी थी तुम लोग को, साइन करने के लिए दे दी थी, कहाँ है? फॉर पासिंग करो। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, कभी आईसीए में आके लाइव क्लास जो लोग ज्वाइन नहीं किए हो, प्लीज ध्यान से सुनना। जो लोग ओनली ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, प्लीज आप व्हाट्सएप में वो लोग अपना स्टूडेंट कोड जरूर देना। ओके, आप लोग जो बैच फाइल में नाम लिखो, प्लीज व्हाट्सएप में दोबारा कोड फॉरवर्ड मत करना, तो बवाल हो जाएगा फिर वजह। जो लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हो, ऑनलाइन ओनली, नॉट द ऑफलाइन वन। ओके, स्टार्ट करें। सुनो गाइस, 5 मिनट का डिस्कशन। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कॉपी करना हो गया आप लोग का, या कॉपीड ऑल? स्टार्ट करें डिस्कशन। टू ऑल माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड। कॉपी करना हो गया तो अच्छा, ये जो अभी एक सेकंड सुनो गाइस, सुनो बैच पे उधर रखो, सुनो। ये जो अभी तक का जो कहानी कर रहे थे ना, 182 डेज, 60 डेज, ये वो वगैरह वगैरह, कंप्यूटेशन तो है यहाँ पे, और कंप्यूटेशन कुछ खास नहीं है, डेज कैलकुलेट करना है, कितना दिन आप इंडिया में थे। सर ये सब क्यों कर रहे थे? और अच्छा, आप लोगों के पास 3 रिजल्ट आया। पहला 2 रिजल्ट आया, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, और जब रेसिडेंट पाया जा रहा है तो 2 और आया, ऑर्डिनरीली, नॉन ऑर्डिनरी। तो मेरे पास 3 कहानी है, मतलब 3 कैटेगरी है इंडिविजुअल का, कि एक इंडिविजुअल इंडिया में किस तरीके से रेसिडेंट हो सकता है। 3 तरीके से, ऑर्डिनरीली, या नॉन ऑर्डिनरी, या फिर इंडिया में रेसिडेंट ही नहीं जाएगा। अब मैंने कुछ 4 सिचुएशन दिया, एग्जॉस्टिव सिचुएशन दिया 4। अब उस 4 सिचुएशन के हिसाब से हम लोग को देखना यह है कि इंडिया में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। 4 सिचुएशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, आपको बताना पड़ेगा इंडिया में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो पहले देख लेते, उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले बात तो ये है, कोई भी इनकम अगर इंडिया में अर्न किया गया, तो आप कोई भी हो, कोई भी अब हो, इनकम कहां अर्न हुआ? सर इंडिया में अर्न हुआ। इनकम कहां अर्न हुआ? इंडिया में अर्न हुआ। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रेसिडेंशियल स्टेटस, इंडिया में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। सब एकदम, जितना फॉरेन प्लेयर आके इंडिया में खेल रहा है, तब हम लोग का टैक्सेबल हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये सुनने के बाद स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन और आ जाता है, सर आईपीएल के रिलेटेड ही क्वेश्चन है एक। तो अगर आईपीएल का हिस्ट्री देखोगे, तो जिस साल इंडिया में लोकसभा इलेक्शन होता है, 2009 हो या 2014 हो या 2019 हो, 19 में चलो खैर छोड़ो नहीं हुआ है, 2014 एंड 2009, ये 2 साल में आईपीएल बाहर हुआ था। एक बार साउथ अफ्रीका में हुआ था और एक बार दुबई में हुआ था, पार्टली इंडिया में हुआ था। तो जिस बार आईपीएल दुबई साउथ अफ्रीका में हुआ था, आईपीएल 2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2008 was the beginning year of the that time Rajasthan Royal was the champion, और 2009 में चैंपियन था डेक्कन चार्जर्स, जब सनराइजर हैदराबाद फ्रेंचाइजी चेंज कर दिया। तो उस टाइम पे जो आईपीएल होता टोटली साउथ अफ्रीका में हुआ था, वो इंडिया में सर कोई कनेक्शन है ही था ही नहीं। तो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये केस फिर कैसे जस्टिफाई करोगे आप? इनकम तो खेला गया है बाहर में, साउथ अफ्रीका इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, प्लेयर भी बाहर का था, क्रिस गेल भी बाहर का था,
परफॉर्म भी बाहर का था। उस टाइम पे और भी लेजेंडरी क्रिकेटर लाइक एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग, शॉन पोलार्ड, सब लोग खेलते थे। सो दे आर ऑल आर द नॉन रेसिडेंट, बट खेला गया था साउथ अफ्रीका में। तो उस साल वो लोग जो फ्रेंचाइजी से पैसा लिया था, लाइक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर या डेक्कन चार्जर्स या कोलकाता नाइट राइडर्स, जो भी फ्रेंचाइजी से पैसा लिया था उस टाइम पे, खेला तो बाहर गया था, खेला तो इंडिया में नहीं होता। प्लेयर आई मीन मैच कहाँ पे खेला गया था? साउथ अफ्रीका हुआ था। तो क्या सर ये क्या इनकम अर्न इन इंडिया माना जाएगा? दैट इज द क्वेश्चन। एंड इसके ऊपर आंसर ये था कि सर ऑर्गेनाइजर कौन था? आईपीएल था। आईपीएल है कहाँ का? तो सर बात खत्म, कनेक्शन कहाँ का है? तो वो अर्न इन इंडिया ही माना जाएगा, क्योंकि खेलने के लिए पैसा तो चलो अलग तरीके से मिला उन लोग को, लेकिन ऑर्गेनाइजर तो देसी ही था ना। और प्लेयर का डिस्ट्रीब्यूट करना, प्लेयर को परचेस करना, उसको सर डील करना, ये सब तो इंडिया में हुआ था। तो क्रिस गेल को जब परचेस किया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो केकेआर में था उस टाइम पे शायद, फर्स्ट 2-3 साल। तो उसमें तो शाहरुख खान भाई से पैसा देके उसको खरीदा गया था। धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स से तब से बुक करके रखा था। विराट कोहली तब से शायद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में थे शायद, ठीक है। अच्छा एक जीके पूछ लो, जीके आईपीएल का जीके, देखते हैं आप लोग कितना आईपीएल फॉलो करते हो। कौन सा इंडियन क्रिकेटर, ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन, इंडियन क्रिकेटर प्लेड अ सेंचुरी इन आईपीएल? पहला शतक किसके नाम पर? इंडियन क्रिकेटर, तुम किसका नाम? यूसुफ पठान। यूसुफ पठान का नाम में सेंचुरी नहीं था सर। ही इज नॉट इंडियन सर, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन। फॉलसट इज नॉट इंडियन। वो कब इंडियन जर्सी पहन के खेला भाई? तो पंजाब से खेलता है, इंडियन थोड़ी है वो। Manish Pandey, if I'm not wrong. Manish Pandey is a player, I guess he scored 151 or something like that in IPL. He is the first Indian जो IPL में सेंचुरी किया था। इतना नॉलेज तो मुझे पता है। हाँ, यहाँ से भी उस टाइम पे वो था मनीष पांडे, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक कर गूगल कर लेना कभी। ये कोई आईपीएल भी आकाश चोपड़ा ने बोला था एक टाइम पे, याद रहेगा। ठीक है। उसको इंडिया में काउंट ही नहीं किया जाता भाई। बॉल 30 इंडिया क्रिकेट टीम में कब खेला भाई? तो वो कभी इंडियन जर्सी पे अपीयर किया है? हाँ, तो मनीष पांडे का नाम तुम सर्च करो, क्वेश्चन सर्च करो, मनीष पांडे का नाम आएगा। अच्छा चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। तो ऐसा जीके का भी खेल लेंगे आप लोग के साथ, ठीक है। तो इनकम अर्न इन इंडिया समझ में आया आप लोग का? नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। तो ऑलवेज याद रखना, इंडिया में पैसा अर्न हो या इंडिया में पैसा रिसीव्ड हो, आप कोई भी हो, टैक्स इंडिया में लग जाएगा। अब जैसे सेकंड वाला पॉइंट जब मैं बोलता हूँ ना, स्टूडेंट के मन में और एक ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है? सपोज मान लो ये हम लोग का वासिम कतर चला गया, ठीक है, और भाई साहब कतर में अर्न कर रहा है। कतर करेंसी क्या है? दिनार है। तो कतर में जो करेंसी अर्न हो रहा है, भाई साहब अपने मम्मी पापा के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। तो ही इज अर्निंग इन कतर, एंड कतर में जो करेंसी है उसी में वो रिसीव कर रहे हैं सैलरी, और मम्मी पापा के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। आई थिंक विदेश में जितना सारे बच्चे लोग रहते हैं सब ऐसे ही फॉलो करता होगा। घर पे जब पैसा भेजना हो तो पहले अर्न कर लेते, देन ट्रांसफर द मनी टू द इंडियन अकाउंट। ये तो नियम होता है ना। तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये वासिम जब अपना मम्मी पापा को पैसा सेंड करेंगे तो अंकल के हाथ में क्या इनकम रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा? दैट इज माय क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया आप लोग का? ये भाई साहब कहाँ पे? अभी कतर में है, इज नॉट इन इंडिया, और अर्निंग भी वही कर रहा है, और करेंसी उन्हीं लोग का ही है, दिनार में वो लोग रिसीव किया। रिसीव करने के बाद इंडिया में ट्रांसफर हो रहा है, और ये भाई साहब अपने पापा के नाम पे अंकल के नाम पे ट्रांसफर किया। तो मेरा क्वेश्चन ये कि अंकल जब ये पैसे इंडिया में रिसीव करेंगे तब क्या ये इंडिया इनकम रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा? दैट इज माय क्वेश्चन। सिचुएशन समझ में आया आप लोग का? आप लोग को सिचुएशन समझ में आया? एंड द आंसर इज नो, क्योंकि ये इनकम रिसीव नहीं हो रहा है, ये ट्रांसमिशन हो रहा है, या ट्रांसफर हो रहा है, या रेमिटेंस हो रहा है। रेमिटेंस समझते हो ना विशाल? रेमिटेंस क्या होता है? पहले तुम पैसा ले लिए हो, फिर उसको रेमिट कर रहे हो। तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब होता है फास्ट एंड एब्सोल्यूट पोजीशन इन इंडिया। तो अगर अंकल ने सीधा कतर से पैसे रिसीव करता तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया माना जाता।
लेकिन कतर में कौन रिसीव किया? ये भाई साहब ने किया अपने अकाउंट में, फिर उस अकाउंट से ट्रांसफर किया। तो ट्रांसफर का मतलब कभी भी ये नहीं होता है। ट्रांसफर का मतलब कभी क्या नहीं होता है? कभी इनकम रिसीव इन इंडिया नहीं होता है। क्लियर हुआ? एसबीआई बैंक सब तो पहचानते हैं ना? आपको पता है एसबीआई का बाहर पे भी ब्रांच है, बहरीन, दुबई, कतर, हर एक देश में एसबीआई है, और उसमें इंडियंस ही काम करते हैं, भेजा जाता है इंडिया से। तो अगर वो बहरीन में जाकर काम करते, तो बहरीन का जो करेंसी है उसमें रिसीव करेंगे। तो ट्रांसमिशन जब होगा, पैसा का ट्रांसफर होगा, तो बहरीन से इंडियन रुपये में होगा। तो वो ट्रांसफर को हम लोग इनकम रिसीव इन इंडिया नहीं मानेंगे। इनकम रिसीव इन इंडिया का मतलब होता है फास्ट एंड एब्सोल्यूट पोजीशन इन इंडिया। समझ रहे हो आप लोग? हाँ ना? तो पहला दो कंडीशन में रेसिडेंशियल स्टेटस मैटर की डजंट मैटर? पहला दो क्वेश्चन में रेसिडेंशियल स्टेटस मैटर करेगी डजंट मैटर? सर डजंट मैटर। आप कौन हो देखा नहीं जाएगा, आपको देखा जाएगा इनकम कहाँ पे हुआ। क्या इंडिया में हुआ? हाँ सर, आप कोई भी हो टैक्स कहाँ लग जाएगा? इंडिया में लग जाएगा। आप रिसीव कहाँ किए हो? गांधी जी में रिसीव किए सर, इन इंडिया। ठीक है? ऐसा कोई बिना चश्मे का फोटो नोट में आया आपका? जानबूझ के पोपट की हो तो समझ में नहीं आता है। ढंग का बात बोलो यार। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट में जाए। थर्ड पॉइंट का केस ऐसा देखो, टीसीएस आप लोग सुने भी होंगे, बहुत सारा आप लोग का आसपास थोड़ा सर्च करना मिलेगा कि ज्वाइन किया था इंडियन टीसीएस में, अभी उसको कनाडा शिफ्ट कर दिया गया, या मान लो यूएस शिफ्ट कर दिया गया, अच्छा परफॉर्मेंस के बेसिस पे। टीसीएस, सीटीएस, कैपजेमिनी सबका ये ऑप्शन रहता है बाहर जाने का। तो टीसीएस तो है देसी, टीसीएस का हेड ऑफिस तो हम लोग के पास ही है ना, है तो देसी ब्रांड, इसका बाहर में भी एस्टेब्लिशमेंट है। तो आज मान लो टीसीएस का जो कनाडा वाला ऑफिस है, कि सबके इंडियंस काम करते, कनाडा के कोई नहीं काम करता, वहां का भी लोग भी रहेगा, इंडियंस भी रहेंगे। तो आप बताओ इनकम अर्न कहां हो रहा है? कनाडा। रिसीव कहां हो रहा है? कनाडा में हो रहा है। तो इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया, लेकिन छोटा सा कनेक्शन रह गया। क्या कनेक्शन? जो बिजनेस है वो इंडिया से है, बिकॉज टीसीएस कुछ कभी नहीं बोलता कि मैं फॉरेन कंपनी हूं, बिकॉज वो देसी है, उसका जन्म इंडिया में ही हुआ है। तो इस केस में क्या होगा? ओआर जो होगा वो टैक्स देगा, एनओआर जो होगा वो भी टैक्स देगा, कनाडा वाला छूट जाएगा। ऑब्वियस रीजन है सर, जो बंदा कनाडा का रहने वाला है, भले ही वो कनाडा एंड टीसीएस में काम करता है, इंडिया का टैक्स क्यों देगा? इंडिया से कोई कनेक्शन ही नहीं है उसका। लेकिन जो इंडियंस है, मतलब हम लोग जो है, भले ही हम लोग कनाडा में जॉब करना स्टार्ट किया, अगर हम लोग पाया गया क्या रेसिडेंट, तो याद रखना टैक्स इंडिया भी मिलेगा। तो देश छोड़ने का अगर प्लान करे तो समझ के छोड़ना, नॉन रेसिडेंट होके छोड़ना, नहीं तो दो जगह टैक्स लग जाएगा। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली। हाँ क्या वो दिक्कत है? कनाडा का आदमी कनाडा से इंडिया पर, तो क्या प्रॉब्लम है? रोक लिया पैसा कोई? अरे पैसा ट्रांसफर हो रहा है, इनकम कहाँ हो रहा है? पैसा तो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है तो पैसा। अच्छा लास्ट 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 पार्ट, ये समझ में आया? अच्छा एक कंपनी का नाम लेते हैं एप्पल आईएनसी, ठीक है? तो मान लो एप्पल आईएनसी का जो उन लोग का कैलिफोर्निया में जो मेन ऑफिस है उन लोग का, कैलिफोर्निया में, ठीक है? तो वहां पे मान लो कोई इंडियन तो जॉब कर रहा है, वैसे भी इंडियन है वहां पे, ठीक है? तो इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, और बिजनेस भी बाहर का है, इंडिया से दूर दूर का कोई कनेक्शन नहीं है। कंपनी बाहर, मतलब पैसा देने वाला बाहर का है, अर्न करने का जगह बाहर है, और करेंसी भी बाहर का है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी एक जन फंस गया, देखो। तो इसके लिए याद रखना, ये अगर मान लो मंगल में चला गया और कुछ अर्न कर लिया और धरती में लौट आया, तो पहले बात तो बहुत न्यूज के चर्चे में रहेगा, हाउ इज द मंगल, कैसे दिखता है एंड ऑल दैट, बहुत सवाल जवाब का इंटरव्यू रहेगा। फिर इनकम टैक्स पूछेगा व्हाट अबाउट द टैक्स, ठीक है? क्योंकि सर आप क्या हो? आप इंडिया में ओआर हो, तो पैसा मंगल में जाके कमाओ, आप मून में चले जाके कमाओ, टैक्स तो हम लेके ही छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप ओआर हो, ठीक है? बताओ, ये मंगल का एग्जाम्पल इसलिए बता, कहीं पे भी आप अर्न करो, टैक्स किसको देना होगा?
ठीक है, समझ आया? तो हम इसको बोलते हैं महापापी। क्या बोलूं बोलो, ये महापापी नहीं तो क्या बोलूं बोलो यार, कोई कनेक्शन ही नहीं है हमारे इंडिया के साथ, फिर भी टैक्स लेने आ गया। क्यों? इंडिया में वायर आ गया, ये थोड़ा बहुत कम पाप किया और ये बहुत पुण्य कमाया, बच गया। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा प्लान अकॉर्डिंगली करना। अगर एक इनकम के ऊपर एक ही बार टैक्स देना है तो प्लीज फॉलो दिस रूल, ये तो बेवजह आपके ऊपर। अच्छा, व्हाट अबाउट द कमला हरीश? अरे वाह, नाइस सवाल यार। अच्छा प्लीज यार, कमला हरीश इज नॉट एन इंडियन यार, मतलब नाम कमला है तो आप लोग कुछ भी कमला भाई बना दोगे, उसको ऐसे कैसे होता है? ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस राइट नाउ, ठीक है? ओके, वाइस प्रेसिडेंट है ना वो अभी, तो इंडियन ओरिजिन है बट पैदाइश तो यूएस में हुआ है ना, तो प्लीज यार उसको मत गजब के इंडिया में लेके आओ, ठीक है? शी इज अ नॉन रेसिडेंट, ओके? तो एनीवे, सो गाइस, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ अस, ठीक है? तो ये 4 पॉइंट क्लियर हुआ। हम लोग किस लिए पढ़े? तो हम लोग इसलिए पढ़े कि कौन से इनकम के ऊपर टैक्स इंडिया में लग जाएगा, उसके लिए हम लोग को जानने का दरकार था स्टेटस। तो आपको ओआर कैलकुलेट करना आता है? हम सब लोग कौन है? कौन है ओआर? एक एनआर हो मेरे बीच, हम लोग के बीच एनआर हो? एनआर हो पहले पूछ लो, तो कोई बाहर का हो? नहीं हो? वी आर ऑल ओआर। तो टैक्स, ठीक है? सर कैसे निकलेंगे? इंडिया छोड़ना होगा। डिग्री तो वो छोड़ा हुआ है, डिग्री तो टैक्स नहीं। कहाँ छोड़ा हुआ है? इंडिया छोड़ोगे तो पीबीएस से देखा जाएगा ना यार। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? जनवरी। तो जनवरी में इंडिया छोड़ोगे तो आप इंडिया में रेसिडेंट ही पा जाओगे। क्यों? क्योंकि जनवरी मतलब 6 कितना महीना होगा, ऑलमोस्ट 9 मंथ तो होने कंप्लीट होगा, तो 270 तो हो ही गया। तो अभी इंडिया छोड़ोगे तो जो भी बाहर जाकर इनकम करोगे इंडिया तो टैक्स नहीं लेगा। अब तुम प्लान करो मई मंथ में इंडिया छोड़ना है, तो 30 दिन अप्रैल का है और जितना मई का होगा, मतलब लेस देन 60 डेज। टाटा इंडिया नॉन रेसिडेंट हो गया, ठीक है? नहीं, सचिन तेंदुलकर एग्जाम्पल हाँ फंस गए, और फंस गए। हनी सिंह बहुत लोगों का फेवरेट सिंगर होगा, यो हनी सिंह वाला। तो हनी सिंह ऐसा, जब हनी सिंह के बारे में एक बात बता दूं, ही इज द वन एंड ओनली सिंगर इन द इंडिया जो बहुत ही एजुकेटेड सिंगर। ही हैज पास फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन, मतलब म्यूजिक के ऊपर काफी सारा डिग्री भाई साहब का किया हुआ। एक्चुअली वो रैपर नहीं बनने वाले थे, वो म्यूजिक के ऊपर स्टडी करने वाले थे, बट रैप तो गलती से बोले, जो भी बोलो बन गया। और मानो या ना मानो, रैप म्यूजिक का शुरुआत उसी से हुआ है इंडिया में। अब बादशाह बोलो या वो जो क्या अभी जो चल रहा है, वो अभी जो भी चल रहा है, ये सब उनसे इंस्पायर्ड मोरलेस तो हुआ होगा, नहीं तो जो भी है। तो भाई साहब का ऐसा बहुत सारा शो हुआ है जो इंडिया के बाहर हुआ है। वो एक दिन बोला था अपने इंटरव्यू में। तो सिंस ही इज इन इंडिया, आई मीन बहुत दिन से वो इंडिया में रहते हैं, तो ओआर अगर वो हो गया तो सारा इनकम के ऊपर टैक्स लग जाएगा उसके इंडिया में, ठीक है? तो गाइज, ये वाला पार्ट थोड़ा सा हम लोग इसी इम्पैक्ट था। अच्छा, क्या रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हो गया हम लोग का? नो, ये था इंडिविजुअल का। बात कितने लोग का? 7 जन का हुआ था, तो और भी पिक्चर बाकी है 6 जन का। ओ वाला मोमेंट हो गया क्या? ये क्या सारा रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हो गया क्या? ओनली इंडिविजुअल का हुआ, अभी एचयूएफ का बाकी है, कंपनी का बाकी है, कर लेंगे। आप लोग के समझने में दिक्कत हुआ? वो भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोग के साथ।